हेलो स्टूडेंट, आज 24 अक्टूबर 2020 को हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, हमारा इसमें चैप्टर चल रहा है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है बेटा, तो इसमें हमारा सेट ऑफ लॉसेस तो हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है वो है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस और सेट ऑफ और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। इस टॉपिक में पहले लॉसेस को, किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लॉसेस को, क्योंकि उसी साल हम इसको सेट ऑफ नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के लिए हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं और उसके बाद वहां पे जाके इसकी सेटिंग होती है, सेट ऑफ होती है। तो देखो क्या लिखा है इसमें, इफ एनी लॉस रिलेटेड टू एनी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर cannot be set off either under the same head or against the incomes of other heads during same previous year or assessment year. Such a loss can be carried forward to future previous years or assessment years for setting off against income of future previous years or assessment years. तो कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का कोई लॉस उस ईयर में उस सेम हेड की इनकम से या फिर किसी अदर हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता या सेट ऑफ होने से रह जाता है, क्योंकि इतनी इनकम होती नहीं है इसलिए वो सेट ऑफ होने से रह जाता है। तो ये रूल है कि उस लॉस को अगले प्रीवियस ईयर्स के लिए यानी फ्यूचर प्रीवियस ईयर्स के लिए हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, हाउ एवर सच कैरी फॉरवर्ड and set off in future years is allowed as per the rules prescribed under Income Tax Act। तो कहता है फिर भी जो ये लॉस है जिसको कि हम अगले फ्यूचर ईयर्स के लिए हम इसको प्रीवियस ईयर्स के लिए हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इसके सेट ऑफ होने के भी वहां पे कुछ रूल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। ठीक है, accordingly certain losses falling under various heads of income are allowed the benefit of carry forward and set off against इनकम ऑफ फ्यूचर ईयर्स। तो दीज प्रोविजंस आर, तो ये रूल्स देखो बेटा क्या हैं, क्योंकि रूल्स ही लागू होते हैं। फर्स्ट है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 71 पार्ट बी। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 71 पार्ट बी में ये रूल लिखा हुआ है कि किसी हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने की टाइम लिमिट क्या है, उसका मोड ऑफ सेट ऑफ क्या है। तो हम दोनों की हेडिंग यहाँ पे बनाएंगे। टाइम लिमिट टू कैरी फॉरवर्ड, यानी कैरी फॉरवर्ड करने का कितना टाइम है, मतलब कितने प्रीवियस ईयर्स तक, कितने फ्यूचर प्रीवियस ईयर्स तक उस हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो देखो, विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1999-2000 एनी लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू 8 असेसमेंट ईयर्स इमीडिएटली फॉलोइंग द असेसमेंट ईयर फॉर विच द लॉस वॉज फर्स्ट कंप्यूटेड। तो इसमें ये रूल लिखा हुआ है कि असेसमेंट ईयर 1999 से लेकर 1999 और 2000 वाले असेसमेंट ईयर से ये जो रूल है ये इफेक्ट में आ चुका है कि कोई लॉस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है उसको नेक्स्ट 8 प्रीवियस ईयर्स तक, मतलब 8 फ्यूचर प्रीवियस ईयर तक हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और ये 8 प्रीवियस ईयर्स को हम तब से काउंट करेंगे जब जिस साल वो लॉस इफेक्ट में आ चुका था, यानी जिस असेसमेंट ईयर में वो लॉस इनकर्ड हो चुका था उसके नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक वो असेसी जो है अपने इस हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मोड ऑफ सेट ऑफ, और सेट ऑफ करने का तरीका, मतलब इस लॉस को हम किस हेड की इनकम से हम इसको सेट ऑफ करेंगे उसको बोला गया है मोड ऑफ सेट ऑफ। तो एनी कैरी फॉरवर्ड लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो कह रहा है कि अगर कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, मतलब जिस लॉस को हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है उसको नेक्स्ट प्रीवियस ईयर्स में उस सेम हेड की यानी कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस से ही एडजस्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कैरी फॉरवर्ड जो है। फिर है दूसरा रूल, कैरी फॉरवर्ड ऑफ नॉन स्पेकुलेशन या जनरल बिजनेस लॉस। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस कौन से होते हैं, जो
जिनमें स्पेकुलेशन का फैक्टर नहीं होता है, मतलब कि वो जनरल बिजनेस होते हैं हमारे, तो उस बिजनेस से अगर कोई लॉस हो रखा है तो सेक्शन 72 पार्ट 1 में इसका रूल लिखा हुआ है, टाइम लिमिट बताई हुई है कि एनी नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू 8 असेसमेंट ईयर्स इमीडिएटली फॉलोइंग द असेसमेंट ईयर फॉर विच द लॉस वॉज फर्स्ट कंप्यूटेड। तो कह रहा है कि किसी नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को, ठीक है, जिस साल वो लॉस इनकर्ड हो चुका है, यानी जिस साल वो लॉस इनकर्ड हुआ है उसके 8 असेसमेंट ईयर तक उस लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मोड ऑफ सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम फॉलिंग अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन इंक्लूडिंग स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट्स। और इसका मोड क्या है, तरीका क्या है सेट ऑफ करने का, कि नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का जो ये लॉस है इसको हम किस दोनों टाइप के बिजनेस के लॉस इनकम से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे वो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस हो, स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट हो या फिर नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट हो, दोनों टाइप के इनकम से हम, दोनों टाइप के प्रॉफिट से हम इस लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, अगला हमारा रूल है सेक्शन 73, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस। अभी तक सेक्शन 72 पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कैरी फॉरवर्ड ऑफ नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस। अब जो हमारा आ रहा है वो है स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, यानी कि जिस बिजनेस में सट्टेबाजी होती है, स्पेकुलेशन। ठीक है, तो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 73 में लिखे हुए हैं। तो देखो, फर्स्ट है टाइम लिमिट टू कैरी फॉरवर्ड। तो इस स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस के लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एनी स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड अप टू 4 असेसमेंट ईयर। देखो 4 असेसमेंट ईयर तक इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो ये 4 असेसमेंट ईयर भी उस साल से कैलकुलेट किए जाएंगे जिस साल ये लॉस फर्स्ट बार इफेक्ट में आया था। ठीक है, फिर है मोड ऑफ सेट ऑफ। मोड ऑफ सेट ऑफ में वो कह रहा है कि कैरी फॉरवर्ड स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ एनी स्पेकुलेशन बिजनेस कैरिड ऑन बाय असेसी। तो कह रहा है कि जो ये कैरी फॉरवर्ड स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस है इसको नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमको स्पेकुलेशन बिजनेस का ही इनकम होना चाहिए, तभी ये सेट ऑफ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर है अगला पॉइंट हमारा कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस ऑफ अ स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर्ड टू इन सेक्शन 35 AD, सेक्शन 73 पार्ट ए है ये। तो देखो, अगर पहले भी आपको बताया था पिछली बार के वीडियो में कि अगर कोई ऐसा स्पेसिफाइड बिजनेस है जो सेक्शन 35 AD में रेफर्ड होता है, इसमें कौन कौन से बिजनेस रेफर्ड हैं? इसमें है कोल्ड चेन स्टोर से रिलेटेड एंड वेयर हाउसेस को रेंट पर देना, ये टाइप का बिजनेस इसका होता है। तो इसकी टाइम लिमिट है कैरी फॉरवर्ड करने की। नो टाइम लिमिट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ सच लॉस, hence it can be carry forward for an indefinite period until it is fully set off। तो कहता है कि जो हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर्ड टू इन सेक्शन 35 AD है ना, इस बिजनेस का जो लॉस है उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये जब तक सेट ऑफ नहीं होता रहेगा तब तक इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते ही रहेंगे, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या है कि टाइमली रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करनी जरूरी है। ठीक है, फिर है B5, मतलब नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो है सेक्शन 74। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 74 ये कहता है कि भाई जो हमारे कैपिटल गेन्स हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म है चाहे वो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है, दोनों का यहाँ पे आपको रूल्स बता रखा है। तो टाइम लिमिट देखो, टाइम लिमिट टू कैरी फॉरवर्ड एनी लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू 8 असेसमेंट ईयर्स इमीडिएटली फॉलोइंग द असेसमेंट ईयर इन फॉर विच द लॉस वॉज फर्स्ट कंप्यूटेड। तो ये इसका भी सेम रूल है जैसे
नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का और हाउस प्रॉपर्टी का है कि इसको भी 8 प्रीवियस फ्यूचर ईयर्स के लिए हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और मोड क्या है? मोड है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, यानी कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जिसको कि ब्रॉड फॉरवर्ड किया गया है, कैरी फॉरवर्ड किया गया है, ठीक है, उसको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम से ही हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी और इनकम से हम इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यानी कि जो हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हैं उनको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, यानी कि दोनों टाइप के लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों टाइप के कैपिटल गेन की इनकम से हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है 74 पार्ट ए। तो इसमें है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, यानी कि किसी पर्सन का बिजनेस अगर ऐसा है कि वो हॉर्स रेसेस पे, मतलब रेस के जो हॉर्सेस हैं उनको खरीदता है और उनको मेंटेन करके रखता है, फिर उनको जो है सेल कर देता है रेस के लिए। तो ये जो हमारी इनकम है ये अदर सोर्सेज की इनकम में की हेड में ये इनकम आएगी। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ लॉस फॉलिंग अंडर द हेड अदर सोर्सेज, ठीक है। तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली है कि जो हमारे कैजुअल इनकम्स होती हैं उसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स की उसमें जो है बहुत सारे इनकम्स उसमें इंक्लूड होती हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इंटरेस्ट डिबेंचर्स या बॉन्ड्स पे या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे या बैंक इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है या ट्यूशन इनकम है या फिर प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग इनको रेंट पर देने से है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो यहाँ पे इनकम से सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। या फिर कैजुअल इनकम्स होती हैं। कैजुअल इनकम में क्या आता है? कैजुअल इनकम में हमारा आता है जैसे ताश खेलने से जो इनको इनकम होती है, कार्ड गेम से, ठीक है, क्रॉसवर्ड पजल से इन्होंने कोई सॉल्व कर दी उससे इसको इनकम हो गई, या फिर गैम्बलिंग से हो गई। तो इस टाइप की बहुत सारी इनकम इसमें होती हैं, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है कि भाई कि सिर्फ ये जो हमारा रेस हॉर्सेस जो है इनकी ओनिंग और मेंटेनेंस की जो एक्टिविटीज अगर कोई एसएससी कर रहा है उसका बिजनेस ये है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ रेस हॉर्सेस के इनकम से ही हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। और टाइम लिमिट इसका भी वही है 4 असेसमेंट ईयर तक, ठीक है, कि भाई जो एसएससी है वो अपने इस इनकम इस हेड की लॉस को इसी हेड की इनकम से वो कंप्लीट कर सकता है और 4 असेसमेंट ईयर तक उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करता रहेगा। समझिए मेरी बात को। उसके बाद है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। देखो, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है? वो डेप्रिसिएशन जो पिछले प्रीवियस ईयर्स में जिसको कि हम अच्छे से पूरी तरह से उसको राइट ऑफ नहीं कर पाए हैं, उसको बोलते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। आपको पता है कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमारे फिक्स एसेट पे एक चार्ज होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको हम एडजस्ट करते हैं। तो विद इफेक्ट फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2003-4 डेप्रिसिएशन which remains unadjusted as either there is no income or less income in the relevant previous year। मतलब दो उसने आपको कारण बताए हैं कि किस कारण से किसी ईयर का डेप्रिसिएशन जो है वो अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाया है, चाहे तो उसकी इनकम बहुत कम होगी और अगर इनकम होगी ही नहीं, इन दोनों केसेस में जो डेप्रिसिएशन है वो अनअब्जॉर्ब्ड रह जाता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड टिल इट इज फुली एडजस्टेड फ्रॉम एनी इनकम ड्यूरिंग द सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर्स। इट शैल बी ट्रीटेड एज डेप्रिसिएशन ऑफ द सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर्स। तो ये डेप्रिसिएशन जो है, जब तक ये डेप्रिसिएशन फुली एडजस्ट नहीं हो पाता है तब तक हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते ही रहेंगे, यानी कि इसकी भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। इन केस देयर इज कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस एज वेल एज, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है और उसके साथ साथ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी है। तो इस केस में इनका फॉलोइंग ऑर्डर बनेगा। सबसे पहले
उस प्रीवियस ईयर की इनकम से उसका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हम एडजस्ट करेंगे, यानी लेस करेंगे या सेट ऑफ करेंगे। और सेकंड नंबर पे जो है हम बिजनेस के जो लॉस है उनको एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद जब फाइनली जितना अमाउंट बच जाएगा उससे हम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, जो कि पुराने सालों का डेप्रिसिएशन होता है, उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स थे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का। ठीक है बेटा, इसका एक नोट आपने, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार करना है जो हमारी एमएसटी आने वाली है, उसमें मैं आपको इसको दूंगी। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है सी पॉइंट, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अभी तक जो हमने 3 पॉइंट्स के पढ़ लिए हैं, सबसे पहली वीडियो में आपको समझाया था कि जो हमारे लॉसेस होते हैं, चाहे किसी का भी लॉस है, वो चाहे सैलरी हेड का है, सैलरी हेड का तो खैर होता ही नहीं है लॉस, चाहे हाउस प्रॉपर्टी हेड का है, बिजनेस हेड का है, कैपिटल गेन हेड का है, अदर सोर्स हेड का है, तो इनको हम सेट ऑफ कैसे करते हैं। एक तो 2 बताए थे, इंट्रा सोर्स सेट ऑफ बताया था, एक इंटर सोर्स सेट ऑफ बताया था, और जो आज की वीडियो बताई है उसमें मैंने आपको बताया था कि कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ दोनों चीज कैसे करते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो अगला टॉपिक है हमारा, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं इन लॉसेस को सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। फर्स्ट है लॉसेस ऑफ फर्म। ठीक है, लॉसेस ऑफ फर्म्स का मतलब पार्टनरशिप फर्म के जो लॉस होते हैं उनका हमने सेट ऑफ कैसे करना, उससे रिलेटेड रूल देखो। द फर्म इज अलाउड टू एडजस्ट और सेट ऑफ इट्स लॉसेस एज डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है, फर्म के लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हैं हम, सेट ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। दैट इज अ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी अलाउड टू सेट ऑफ out of business income of the firm. Only a firm is allowed to set off and carry forward and set off these losses against its income. So loss of a firm will not be treated as loss of the partners. This means the share of loss from a firm cannot be set off by a partner against his own individual income. तो कहता है कि एक बिजनेस एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो अपने लॉसेस को अपने इनकम से वो एडजस्ट कर सकती है। ठीक है, और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से भी वो जो है उसको एडजस्ट कर सकती है। ठीक है, मतलब कि वो जो पार्टनरशिप फर्म है उसका अगर कोई एक हेड है हाउस प्रॉपर्टी, वहां से उसको लॉस हो रहा है तो वो उसको अपनी बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ कर सकता है। मेरी बात समझ रहे हो कि देखो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम किसकी, असेसी की नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम फर्म की है। पार्टनरशिप फर्म के पास कोई एक ऐसी हाउस प्रॉपर्टी है जो कि उसने रेंट पर दे रखी है, तो उससे उसको रेंटेड इनकम आ रही होगी। अब किसी साल उसको लॉस हो जाता है तो वो पार्टनरशिप फर्म का लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, तो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस भी होगा, तो पार्टनरशिप फर्म के हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस इनकम से ही हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये रूल बता रहा है वो। दूसरा है लॉसेस इन केस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म की डीड चेंज हो रही है, यानी पार्टनरशिप डीड चेंज हो रही है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन को ही उसका पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। तो अगर किसी फर्म की पार्टनरशिप फर्म की डीड में चेंजेस आ रहे हैं, उसके करके उसको लॉस हो रहा है, तो सेक्शन 78 में उससे रिलेटेड रूल्स हैं। तो वेयर अ चेंज हैज अकर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, nothing shall entitle the firm to be carry forward and set off so much of the loss appropriate to the share of a retired or deemed a partner as exceed his share of profit if may in the firm in respect of that previous year. तो क्या कह रहा है कि अगर किसी फर्म को इस कारण से लॉस हो रहा है कि उसका जो पार्टनरशिप डीड है उसमें चेंजेस आ गया है, मतलब फर्म का टाइटल चेंज हो गया है। ठीक है, और वहां से वो अपने इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकती है। ठीक है, जितना कि उस पार्टनर जो रिटायर होने वाला पार्टनर है, ठीक है, या डिसीज पार्टनर है, देखो उसे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कब आएगा, जब वो उसकी पुरानी पार्टनरशिप टूट जाएगी। और पुरानी पार्टनरशिप कैसे टूटेगी, या तो उसके पार्टनर्स की डेथ हो जाएगी या उसका पार्टनर जो है रिटायर हो जाएगा, इस करके उनका जो है पूरा रेशियो चेंज हो जाएगा, और उसके करके उसको लॉस हो रहा है, तो उस लॉस की बात यहाँ पे हो रही है, तो उसको भी वो अपने इनकम से, ठीक है, जिस साल उसको इनकम हो जाएगा उस साल की इनकम से उसको एडजस्ट कर सकता है वो।
ठीक है। फिर है लॉसेस इन केस ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अब ये है कि अगर सक्सेशन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है कि पहले बिजनेस किसी एक पर्सन के हाथ में था, अब उसने अपने सक्सेशन के रूप में अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? जैसे अभी तक एक पर्सन, जैसे ए नाम का एक पर्सन अभी तक बिजनेस कर रहा था, बिजनेस का मालिक वो ए है, और अगर वो अपने बेटे बी के नाम पे उस बिजनेस को ट्रांसफ़र कर रहा है तो उस वाले केस की बात हो रही है। तो उस केस में लॉसेस होंगे तो क्या किया जाएगा? तो सेक्शन 78 पार्ट 2 सेज दैट वेयर एनी पर्सन कैरिंग और एनी पर्सन और बिजनेस और प्रोफेशन हैज़ बीन succeeded in such capacity by another person otherwise than by inheritance, the another person shall not be entitled to carry forward and set off losses incurred by his predecessor against the profits earned by him after succession. In case of inheritance, the heir would be entitled to carry forward the loss incurred by the previous year the predecessor. The successor is in family is normally treated as if he had commenced a business. ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर किसी पर्सन को, ठीक है, अगर किसी पर्सन को कोई बिजनेस या प्रोफेशन इनहेरिटेंस के अलावा किसी दूसरे तरीके से मिला हो, मतलब कि या तो उसने चलाया बिजनेस यानी रनिंग बिजनेस को परचेज किया हो, या अमालगमेशन हो कि वो न्यू बिजनेस को परचेज किया हुआ माना जा रहा है, अमालगमेट हो जा रहा है, तो उस केस में जो पुराना असेसी है या पुरानी फर्म है, पुरानी नाम की फर्म जो है, उसके कोई लॉस है तो वो उनको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन अपने बेटे के नाम पे, ठीक है, अपने पोते के नाम पे अगर अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो इनहेरिटेंस वाला केस माना जाएगा, और जो उसका रिप्रेजेंटेटिव असेसी है उसको वो वाले कैरी फॉरवर्ड लॉसेस उसके रूल भी उस पर लागू होंगे। ठीक है बेटा, तो ये आज आपकी जो ये हमारी आज का जो क्वेश्चन है, ये हमारा आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें आपने क्वेश्चन तैयार करने हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसमें से हमें न्यूमेरिकल नहीं करने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं आते हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी के। ठीक है बेटा, तो देखो मैं आपको बता रही हूँ कहाँ से क्वेश्चन आपने करने हैं। ये देखो, ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं इसके। एक क्वेश्चन बनता है फर्स्ट वाला, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन 1961 रिगार्डिंग कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ लॉसेस, और आर देयर एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर सेटिंग ऑफ लॉसेस इन द रिस्पेक्ट ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस फर्म्स और assessed as firm and firms assessed as AOP। यानी इन सब के हमने रूल्स लिख देने हैं, और सारा का सारा कौन सा पार्ट लिखोगे आप? कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। मतलब जो आगे वाला पार्ट है वो इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर सिर्फ ये वाला पार्ट बनेगा जितना मैंने आज की वीडियो में आपको बताया है, वो सारा का सारा आपने नोट करना है। ठीक है बेटा, तो बाकी जो है अगला चैप्टर हम फिर करेंगे अगली वीडियो में।